हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का साइंस में केमिस्ट्री चैप्टर 1 का देखेंगे। चैप्टर 1 का एसके कोचिंग क्लासेस कोचिंग का नाम है। डायरेक्ट इस चैप्टर ही नहीं, मैंने हमारे द्वारा नोट्स बनाए गए जितने भी है उससे 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तब वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करता है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि कोई पदार्थ है वह अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से मैंने एक साथ जैसे कि मिलकर एक अलग गुण वाला पदार्थ बनाता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हो गया हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ मैंने एक साथ मिलकर एक अभिक्रिया कर रहा है। और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक यह एक अभिकारक माने एक फल बन रहा है, माने जैसे कि अब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके इसको अभिकारक माने HCl को बना रहा है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को जो अभिक्रिया में भाग लेता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन खुद से माने दोनों अभिक्रिया करके उधर बना रहा है 2HCl। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन खुद में अभिक्रिया कर रहा है, तो जो अभिक्रिया करता है ना उसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, अभिक्रिया का फलस्वरूप जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल। ठीक है, आगे देखते हैं अभिकारक किसको कहते हैं। अभिकारक का डेफिनेशन देखते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे अभिकारक कहते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये HCl और हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये अभिक्रिया कर रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया कर रहा है, तो केमिस्ट्री में इसको रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे अभिकारक कहते हैं। ये अभिकारक हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके एक HCl बना रहा है ना, तो अभिक्रिया करके बना रहा है, तो ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसको बोल देंगे अभिकारक। प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिया था, तो इसके फलस्वरूप जो चीज बन रहा है ना, इसके फलस्वरूप जो चीज बन रहा है, जैसे कि 2HCl यहाँ बना है, तो इसको ही प्रतिफल बोल रहे हैं। देखो ये देखिए यहाँ पे है। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी रासायनिक अभिक्रिया तो इसे अभिक्रिया करता है। किसी भी रासायनिक पहले अभिकारक अणु अपने अपने आयनों में टूटते हैं और फिर ये परमाणु आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इन अभिक्रियाओं के द्वारा ही कोई अभिक्रिया संपन्न होती है। इसे समझते हैं, अभिकारक है ना, जो अभिकारक माने अभिकारक भाग लेती अभिक्रिया कर रहा है, ये सबसे पहले अपन छोटा छोटा अणु में टूट जाता है या परमाणुओं में टूट जाता है, फिर ये परमाणु आपस में पुनर्संगठित होता है। पहले टूट जाता है, फिर बाद में जितना है ना, मैंने दो अभिकारक भाग ले रहा है, तो दोनों छोटा छोटा अपन परमाणु में टूट जाएगा, फिर बाद में ये दोनों का परमाणु एक साथ मिलेगा, पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं, एक बड़ा सा प्रतिफल बनाता है। तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि बोलती है। इन अभिक्रियाओं के द्वारा ही कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है सब इनके द्वारा ही संपन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषता है इसको देखते हैं। पहला, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो किसी में गैस उत्पन्न होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें गैस की उत्पत्ति होता है। जैसे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैस उत्पन्न होता है, जैसे कि ले लेते हैं जस्ता की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे जस्ता का फॉर्मूला होता है जिंक और हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है HCl। तो जिंक और HCl अभिक्रिया कर रहा है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है।
इसी को माने हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। बी में है लोहा पर H2SO4 अम्ल की प्रतिक्रिया कराने से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। लोहा लेते हैं, लोहा का सूत्र होता है Fe, फेरस बोलते हैं, उस पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 का अभिक्रिया कराएं, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे, H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे तो FeSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात गैस का निर्माण होता है या गैस मुक्त होता है। दूसरा देखते हैं अवक्षेप का बनना। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जिसके पश्चात अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे कि दही होता है ना, दही को अगर माने मढ़ते हैं, माने जैसे कि जिस थाली में है या तसला में है उसको उसमें से एक डंडा लेके, डंडा या बेलना उलना खूब कस के नचाते हैं ना, तो उसमें से जैसे कि जो घी बनने वाला रहता है तेल वाला वो ऊपर आ जाता है। तो इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। देखते हैं बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे फेरस पर तनु H2SO4 की प्रतिक्रिया से फेरस सल्फेट बनाता है। फेरस है ना, लोहा पर कॉपर सल्फेट तनु CuSO4 की प्रतिक्रिया कराते हैं तो फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर धातु अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि फेरस है, कॉपर के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो फेरस FeSO4 बन रहा है। ये फेरस जाके SO4 के साथ मिल जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। फेरस सल्फेट बन रहा है, उसके बाद कॉपर अलग जाके अवक्षेप के रूप में बना है। तो अवक्षेप का तीर होता है ना, नीचे की तरफ तीर चिन्ह होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जैसे उसी तरह है जिंक है, कॉपर के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और इसे कॉपर को ये अवक्षेप के रूप में बना दे रहा है। अवक्षेप का तीर चिन्ह होता है नीचे की तरफ, इस तरह होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया है तो वो अभिक्रिया होता है ना, तो पहले कुछ और रंग रहता है और बाद में कुछ और रंग का हो जाता है, कोई और कलर का हो जाता है। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है ना, इसका बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू के रस मिलाने पर उसका बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। पोटेशियम परमैंगनेट है, उसका रंग होता है बैंगनी रंग, तो उसमें थोड़ा थोड़ा नींबू का रस मिलाते हैं ना तो धीरे धीरे उसका बैंगनी रंग गायब होने लगता है। कुछ है नोट में अवक्षेप किसे कहते हैं? तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक होता है। जैसे कि अवक्षेप रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में वो विलयन में से, जैसे कि जो माने जिसके साथ रहता है वो बाद में उससे अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। इसी को पृथक बोलते हैं, अलग होना ही पृथक कहलाता है। तो अवक्षेप का एग्जाम्पल परिभाषा ही हो जाएगा। चौथा में है ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसका ताप बदल जाता है। जैसे कि देखते हैं, जैसे में कली चूना क्विक लाइम बोलते हैं इसको। कली चूना पर जल यहाँ पे होगा टाइप, मैंने लिखावट जो नोट्स बना रहे थे उस समय गलत हो गया। कली चूना पर जल प्रवाहित कराया जाता है तो उससे ताप उत्पन्न होता है। जैसे कि कली चूना मैंने समझ लो, कार्बाइड होता है ना, केला उला पकता है, केला पकता है, आम पकता है, तो उस पर अगर हम पानी डालेंगे ना, जल डालेंगे तो उसमें से ताप उत्पन्न होगा, माने ऊर्जा उत्पन्न होगा, भाप की तरफ अथी होगा। इसी में आता है, जैसे कि नोट में आ जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया, ऑब्जेक्टिव हमेशा आता रहता है। तो देखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कुछ अभिक्रिया है ना, तो उसको कराएंगे, अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा बनता है, तो उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन है C+O2, कार्बन बोलते हैं ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है ना, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में ऊर्जा छोड़ता है, ऊर्जा भी बनाता है। तो ऊर्जा बना रहा है, ऊर्जा यानी निकाल रहा है ना, माने बना रहा है, तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऊष्मा का निर्माण करेगा तो ऊष्माक्षेपी, ठीक है।
ऊष्माशोषी अभिक्रिया देख लेते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया है, उसको पूरा करेंगे ना तो उसमें बिना ऊर्जा दिए वो हो नहीं सकता है। तो माने जैसे कि ऊर्जा लगेगा, जैसे कि खाना वाना हम लोग बनाते हैं, तो खाना बनाएंगे तो बिना अथी का तो बनेगा नहीं, बिना ईंधन का खाना बनेगा नहीं, तो उसमें ईंधन लगता है ना। तो इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया है कुछ, तो उसमें ऊर्जा लगता है, वो बिना ऊर्जा का संपन्न नहीं होगा। तो यानी जिसमें ऊर्जा लगता है, जो अभिक्रिया ऊर्जा का शोषण करता है, जिसमें ऊर्जा लगे उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं इसका परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा बराबर 2NO बनेगा। अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि अवस्था 3 तरह का होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया है जिसके पश्चात इस समय परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं अवस्था में, 1 सेकेंड। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप माने अभिक्रिया होने के बाद पदार्थ की अवस्था में बदल जाता है। अर्थात अगर ठोस है तो गैस में या द्रव में बदल जाएगा, द्रव है तो ठोस या गैस में बदलेगा। ऐसा जैसे कि मोमबत्ती एक ठोस है, मोमबत्ती ठोस पदार्थ है। तो मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर, मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता रहता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। जैसे मोमबत्ती है ना, तो इसको जलाते हैं तो मोमबत्ती का कुछ भाग धीरे धीरे वाष्प द्रव के रूप में, धीरे धीरे लिक्विड के रूप में नीचे पानी की तरह गिरने लगता है और कुछ भाग भाप बनने लगता है, भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है, जिससे मैंने वो भाप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का निर्माण होता है। ठीक है। जैसे कि एक ठोस पदार्थ था तो इसका अवस्था में चेंज कैसे हुआ, जैसे कि देखते हैं ठोस पदार्थ है ना, तो कभी चेंज हो जा रहा है द्रव में, कभी वाष्प में। द्रव और वाष्प दोनों साथ में हो रहा है, तो अवस्था में कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। तीसरा है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तीसरा है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, जैसे रासायनिक अभिक्रिया ने उसमें जो कौन कौन सा तत्व भाग ले रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कि कुछ तत्व है ना, वो भाग लेता है तो उसका जो संकेत द्वारा अधिसूचित करते हैं, संकेतों एवं सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से संक्षिप्त मैंने शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा अधिक करके सूचित करते हैं ना, तो उसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक समीकरण का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन गैस क्लोरीन से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस, ये हिंदी हो गया ना, तो बहुत बड़का हो गया हिंदी, तो इसको शॉर्ट में मैंने छोटा सा कैसे अधिक करके लिखा जाए, तो उसी को मैंने छोटा करके लिखता है ना, तो उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके 2HCl बना रहा था। यहाँ देखिए ऊपर में हाइड्रोजन गैस क्लोरीन से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। अगर हिंदी में इसका परिभाषा लिखते हैं तो लगभग 2 लाइन बनता है। अगर इसी को संकेत में लिखते हैं तो ये बहुत छोटा ही में हो जाता है, तो इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला चैप्टर अगले दिन पढ़ेंगे। अगला चैप्टर नहीं, इसका मैंने अगला पार्ट कल बनेगा। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।